करूँ कि कोई भी अगर कोई भी एक डिजीज होती है ना, तो डिजीज का आपका पहला जो होना चाहिए ना पॉइंट, वो ये कि अगर आपसे कोई एक्सप्लेन करने को कहे इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ठीक है, ठीक सर। तो मतलब डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। वो आप उसको आप लोग उसको जो जो और जो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल वे में आप उसको डेफिनेशन कहेंगे, मैं उसको डेफिनेशन के वर्ड्स से हट के मैं आपको ये कहूंगा कि आपको किसी को एक सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना आना हो। ठीक है, जैसे क्योंकि आज हमारा टॉपिक रिस्पायरेशन से रिलेटेड है, तो अगर मैं आपसे यहीं से मैं बात को स्टार्ट करूं कि एस्थमा अगर के बारे में हम बात करें, तो एस्थमा को आप क्या कहेंगे? व्हाट इज एस्थमा? Sir, it is a reversible constriction of the medium-sized bronchioles, or because of any allergy or due to any stimulating agent. ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बताया है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें सीओपीडी से, तो आपने जो डेफिनेशन बोली, ये आपने जो अपने जो एक्सप्लेनेशन बोली है, इसमें दोनों में आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेन पॉइंट क्या होना चाहिए था जो आपने नहीं बोला? क्योंकि देखें उसके अंदर भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जी उसके सर, अंदर भी उसके अंदर भी कफ होती है, उसके बिल्कुल अंदर सर। रिवर्सिबल। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप सही मैंने देखेंगे, बोला था reversible। अच्छा मैं शायद फिर मिस कर गया हूँ, रिवर्सिबल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल मतलब सर। बेसिकली जो सीओपीडी और एस्थमा के अंदर अगर कोई डिफरेंशिएट करना चाहे ना, तो सीओपीडी और एस्थमा के अंदर जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक। तो उसके बाद अगर हम एस्थमा को ही आगे बात करें, तो एस्थमा को आप अगर कहें कि अब आपने उसी को ही दोबारा से जाए कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आपने अभी नहीं बताए थे, जो आपने एलर्जी का नाम लिया था, तो वो आप एलर्जी के लिए बजाय अगर आप उसके लिए लफ्ज यूज करें ट्रिगरिंग फैक्टर, ठीक है, और ठीक जो सर। आपने जो उसको भी थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड होगा, हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक। जो मतलब बेसिकली आप समझ लें कि एपिसोडिक होती है। तो ये एपिसोडिक के लिए एक और जो लफ्ज बोला जाता है वो क्या होता है? प्रोक्सिस्मल। प्रोक्सिस्मल होता है ना। जी सर, तो प्रोक्सिस्मल का भी मतलब ये होता है कि पीरियोडिकल होती है, किसी खास स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वजह से होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। तो ये आपकी हो गई अस्थमा की डेफिनेशन। अच्छा, अब आप आ जाएं उसकी पैथोफिजियोलॉजी, या आप कह लें कि मतलब अंदर होता किस तरीके से। जी सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट होता है। किस तरीके से होता है? मतलब लाइक कि वो आपने अगर आप एलर्जिक को ही बताना चाहें, एलर्जिक में किस तरीके से होगा? सर, पहले इन्फ्लेमेशन होंगी और उसके बाद साइटोकाइनिन रिलीज हो सकती है, और इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, इंटरल्यूकन्स, और फिर उसके बाद एपिथेलियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्पूटम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और सर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, एपिलेक्टेसिस वगैरह कॉज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा बस मुझे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। बस ओके फाइन। अब आप देखें ना उसके अंदर, यानी कि बेसिकली हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, उसमें हमने जो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात की थी ना, तो उसके अंदर वही सिम्टम्स जो आ जाएंगे। देखें अब आपने जो, अगर किसी ने वो सुन लिया था या वो समझ लिया था, तो वही चीजें अब आती जाएंगी। कोई भी डिजीज आप पढ़ लें, जितनी मर्जी डिजीज पढ़ लें, वही वही आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वही आपकी वीजिंग है, वही कफ है, वही स्पुटम है। ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एस्मा के? कौन कौन से हो सकते हैं? सर वही कोई इन्फेक्शन हो सकती है सर, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, और सर रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकती हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एस्थमा ना यूजुअली लेस लाइकली होता है, मतलब लाइक कि एस्थमा इन्फेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एस्थमा के अंदर ना इन्फेक्शन का नाम सबसे पहले
ना बताएं, ठीक है। ये इसके अंदर एलर्जिक या और जो होता है ना वेजोमोटर एलिमेंट इसके अंदर ज्यादा होता है, ना कि इन्फेक्टिव, ठीक है। जो इन्फेक्टिव एलिमेंट होता है वो सीओपीडी में ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी अगर हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ट्रिगिंग फैक्टर में हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को डिवाइड कर दें, और इंट्रिंसिक में जो है वो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव और बाकी जितने भी जो कि इंट्रिंसिक एजमा भी कहलाता है बिकॉज ऑफ देयर फैक्टर्स, और फिर जो एक्सट्रिंसिक है उसमें एलर्जी, उसमें पोलन, उसमें सारी जितनी भी आपकी डस्ट माइट्स और ये सारा कुछ आ जाता है। इन्फेक्शन वगैरह तो बहुत बात की बात है, इन्फेक्शन नहीं एंड पे जाके कॉज कर सकते हैं। मैं इसीलिए उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना कि एस्थमा के अंदर इन्फेक्शन शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग। इन्फेक्शन की वजह से एस्थमा एग्रीवेट हो सकता है, लेकिन एस्थमा के लिए जो मेन जो फैक्टर होते हैं वो अदर देन दैट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा ना तो वो इतनी जल्दी रिवर्सेबल नहीं होगा। ये तो एक एपिसोड में हुआ और रिवर्स हो गया। वेजो मोटर है, मतलब लाइक है कि फॉर एनी रीजन आप एक्साइटेड हैं, आप को सर्दी लग रही है, कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, तो मतलब बेसिकली ये उसकी थ्योरी होती है, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा ये आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत क्लियरली कि हाउ टू असेस सिवियरिटी ऑफ एस्थमा। सर उसके अंदर 3 के अंदर सर हम डिवाइड करते हैं ना सर, एक एक्यूट जो सवेयर होगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और सर एक नियर फेटल होता है। और सर उसके अंदर अच्छा देखें, जब आपकी बुक बोलेगी ना तब आप बेसिक सिंपल चीजें भूल जाएंगे। सवाल मेरा क्या था? सर कि उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा ना, मैंने कहा था हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ एस्थमा। अच्छा सर ठीक। मेरी बात समझिए, अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन को सोचें, दोबारा से इसका आंसर देने की कोशिश करें। जो आपने बताया है वो आपने गलत नहीं बताया, वो आपने सही बताया है। लेकिन अब आप सोचें कि सिवियरिटी ऑफ एस्थमा किससा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। उसकी कितनी उसको एपिसोड्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको साइंस, उसमें आपको सिम्टम्स हो गए एक, फिर आपके साइंस हो गए। कोई रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का साइन तो नहीं आ रहे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर, उसमें नियर पास्ट में जो वो ट्रीटमेंट ले रहा था क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। सही। और उसके बाद आप जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस है, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आप उसमें मेनली सबसे पहले आप जो बेड साइड टेस्ट होता है उसका क्या नाम होता है? एबीजीज कह रहे हैं सर? नो, एबीजीज स्पायरोमेट्री का सर ब्रोंकोडायलेटर का टेस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर के साथ जो है ना उसकी रिवर्सिबिलिटी को चेक करते हैं। नहीं मेडिसिन स्पायरोमेट्री होता है ना? सर एक्सपायरेटरी फ्लो रेट नहीं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो बेड साइड मैंने बोला, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट्स, ठीक है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट्स, ठीक है, ठीक सर। तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो होता है वो बेड साइड होता है। वही चीज को आप जो है वो जब एज अ प्रॉपर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है तो उसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। चीजें वही हैं सारी, ठीक है। उसके अलावा आपको एक्यूट सीवियर अटैक के अंदर एबीजीज में क्या फाइंडिंग मिलेंगी? सर PaCO2 ज्यादा होगी और PaO2 सर कम होगी। सर लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगी सर PaO2, और मोर देन 50 मिलीमीटर मर्करी होगी PaCO2। देखें, हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन ये ध्यान में रखें कि एक जो अनलेस कोई जिसको कहते हैं ना एक्यूट सीवियर एस्थमा या लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा नहीं है तो एबीजीज कैन बी नॉर्मल, ठीक है। PO2 आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया PO2 इज लेस देन 60, ये तो बहुत शदीद स्टेटमेंट है ना। ठीक सर। नॉर्मल जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जो अटैक में भी होते हैं ना, उनमें जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एस्थमा और सीओपीडी के, एक है सीओपीडी की एग्रीवेशन, ठीक है, उनके अंदर ज्यादा ये एलिमेंट होगा। प्योरली जो एस्थमा है उसमें भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं होगा,
लेकिन आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। ये बात हो गई। और जो उसकी वो हम जो कैटेगरीज हैं, जो बुकिश आप जो बताना चाह रही थी, वो मैं वो आपको उसको मैं प्रोग्राम करके बता रहा हूँ आपको कि वो जो जी होगा ना, सर। जो आपकी जो नियर फेटल एस्थमा है ना, जो उसके अंदर जो है वो CO2 या नॉर्मलाइज होगा या बढ़ रहा होगा, उसके अंदर PO2 ज्यादा कम हो रही होगी, कॉन्शियस लेवल रिट्रेट हो रहा होगा, ठीक है। पेशेंट की साइलेंट चेस्ट होगी, ठीक है। और जो इससे निचला लेवल है उसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पेशेंट इज, जो उसके लिए जुमला बोला जाता है ना, पेशेंट इज अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस इन वन ब्रेथ, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक। वो उसको मैं आपको कह रहा हूँ इस तरीके से, दैट इज एक्यूट सिवियर, इसके अंदर पेशेंट इज अनएबल टू सर कंप्लीट फुल सेंटेंस। हाँ जी। और उससे निचले लेवल की, पिछले लेवल की चीजें होंगी, जो टैकीकार्डिया भी होगा, साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होंगे। बाय द वे, साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या क्या होते हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, पहली साल ये हम पिछले क्लासेस में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या क्या होते हैं सर? एक तो यही जो आपने बताया कि वाह डिफिकल्टी इन टॉकिंग, दूसरा था एक्सेसिव मसल यूज सर, और और अनकॉन्शियसनेस था सर। देख लो अब आप ना नादिर, जो आसान चीज है छोड़ के आप मुश्किल चीज में चले गए हो यार। रेस्पिरेशन का पहला सेलिंग पॉइंट क्या होता है? टैकी का वो आप कार्डियोवास्कुलर में चले गए, है वो ठीक है, आंसर सही है। लेकिन अगर आपसे कोई ठीक। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सबसे पहले सोचो जरा, बहुत ऑब्वियस आंसर है, रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा ना यार। जी सर, वो टैकी पेन में होगा ना, तो टैकी ना पेन ही बोलो नहीं यार, है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पर जी सर। इस तरह से टैक बोलने से तो बेहतर है आप रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बोल दो। आपको ठीक हो टैकिकिया गया सर। बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। वो आपका ठीक। इम्तहान आइल्स का नहीं हो रहा, आपका इम्तहान एनेस्थीसिया का हो रहा है, ठीक है। ओके सर। तो वहां पर जी सर। मुश्किल लफ्ज बोलने से बेहतर है आसान लफ्ज में एक्सप्लेन कर दें। जी जी सर, समझ आ गए। बात हाँ, समझ आ गई? जो तो वो सबसे टैकी दूसरी तरफ पे ना चला रिस्पिरेटरी, जाए। हाँ जी, रिस्पिरेटरी वो टैकी से उसको नहीं समझ आएगा ना आप क्या कहना चाह रहे हो, जी जी, ठीक है। बिल्कुल तो सही बात, सबसे बिल्कुल पहले सही। रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, जी सर। पेशेंट अनकंफर्टेबल पोजीशन में होगा, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगा, ये रिस्पिरेटरी जी सर। डिस्ट्रेस के साइंस होते हैं ना। जी सर। जो है वो खास तौर पे ये साइन बच्चों में ज्यादा होता है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, जी सर। जो है वो इंटरकोस्टल रिसेशन हो सकती है, सुप्राक्लेविकुलर रिसेशन हो सकती है, यूज ऑफ नेक बिल्कुल है मसल्स सर। हो सकता है, एब्डोमिनल मसल्स हो सकता है, जो मतलब ये सारी चीजें हो सकती है। तो साइंस ऑफ जी सर। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। जी सर। और आपकी जो है वो बाकी मैंने आपको बता दिया, ABGs की फाइंडिंग बता दी। अच्छा, चेस्ट एक्सरे बिल्कुल ऑफ अ पेशेंट विद एस्थमा, क्या फाइंडिंग होंगी? सर, हाइपर इन्फ्लेटेड होगी ना उसमें जो। अब देखे ना, आप फिर आप लोगों को मैं खींच खींच के घसीट घसीट के ला रहा हूँ, फिर आप वहीं पे घुस रहे हैं। एस्थमा, नॉर्मल एस्थमा के पेशेंट में नॉर्मल होगा एक्सरे, कोई नहीं सर, फाइंडिंग वो नहीं हम होगी। बात कर रहे थे ना कि जो सवेयर है उसमें, मैं तो एक्यूट इसलिए सर वो सिवियर बता रहा हूँ। एस्थमा के अंदर भी एक्सरे, अगर उसमें कोई इन्फेक्टिव कॉज नहीं है ना, जी तो सर। एक्सरे में जरूरी नहीं है कि कोई फाइंडिंग हो। राइट सर। देखिए, एस्थमा और COPD को डिफरेंशिएट करना सीखे, जी जी सर, बिल्कुल, वो तो है, उसमें ठीक है। डिफरेंशिएशन है। जहां पर COPD की एग्रेवेशन है वो भी एस्थमेटिक फीचरिंग है, ठीक सर। ठीक है। तो लेकिन उसमें सर एक्सरे में चेंजिंग आएंगी, वो ओपेसिटी बिल्कुल और आएंगी। ये चीजें। आप उनको ये जब इसमें आपसे ये नहीं पूछे होती। ना, तो आप उनसे ये कहें कि जनरली जी जो सर। है ना वो एस्थमा कैन बी एज लाइक एग्जिबिशन ऑफ अ सिवियर और डिकम्पेंसेटेड फॉर्म ऑफ COPD, ठीक है। तो सीओपीडी। ए कैटेगरी वो है, उसके अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के सारा पैटर्न मिलेगा, आपको बिल्कुल। एम्फाइसीमेटस मिलेगा, आपको ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग ज्यादा मिलेगी, बैंड आपको मार्क। हाइलर शैडो ज्यादा मिलेगा, आपको इवन जो कॉर्पल्मोनेल के वो फीचर्स मिल सकते हैं। समझ आ गई बात? जी तो जी आपने जी इसके सर, जी डिफरेंशिएट, जब आपको ये खास तौर पे आप टेबल वाइवे के रेफरेंस से बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको जी ये जी। बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक सर। और जो है वो क्या नाम है उसका, क्योंकि वो उसका एलिमेंट जो COPD से रिलेटेड होगा,
उसके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है जी सर। तो उसके बाद और कौन सी रह गई चीज? ईसीजी। ईसीजी में क्या फाइंडिंग हो सकती है? सर अगर वो ले रहा है कोई सल्ब्यूटामोल और बीटा 2 एगोनिस्ट तो उसमें फिर हाइपोकैलेमिया और यू वेव की चांस आ सकते हैं सर। हम्म। बाकी तो सर मेरे ख्याल में अब आई आप देखें ना, डोंट अब थिंक। आप लोगों को मैं इतनी मेहनत करके बताता हूँ फिर भी आप लोग गलत आंसर देते हैं। अब आप मुझे बताएं ईसीजी का मैंने आपको तरतीब क्या बताई है? सबसे पहले ईसीजी सर के बारे में क्या रेट बताते रेट हैं? तो आपने बताया रेट, रेट रिदम। आपने रेट बताया, टैकीकार्डिया होगा, ठीक सर। तो टैकीकार्डिया बताएंगे ना। जी जी जरूरी जी नहीं जी। होता कि कोई बहुत ही फैंसी किस्म की फाइंडिंग हो। ठीक टैकीकार्डिया इज अ फाइंडिंग। अगर ठीक सर। पेशेंट वो आगे रेट और रिदम और बाकी जो सारी चीजों के अंदर जो चीजें हैं वो जी सर। एरिथमियाज हो सकते हैं ना हाइपोक्रोसी आपके। एरिथमिया। आप मुझे बताएं कि टैकी एरिथमियाज बिकॉज ऑफ सैल्ब्यूटामॉल हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं ना, तो आपने ये जी बताना है, सर। समझ आई? ठीक। तो जी सर। ये आपने बताना है। और ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, फ्लो वॉल्यूम लूप्स के बारे में हम डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं यहाँ पर इस टाइम पे दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँ। अब आपको पता चला कि टॉपिक्स को अगर हम डाइसेक्ट कर लें तो कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है सर। फ्लो वॉल्यूम लूप्स में आपका जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, लंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सर। जी सर और एकदम अब ठीक है। आपका जो है वो स्पायरोमेट्री की हम बात कर चुके हैं, आपकी जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट जो एक्सपिरेटरी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स जी एक्सपिरेटरी टाइम ज्यादा हो जाएगा। वीजिंग और रोंकाई का डिफरेंस आपको पता है? एक मिनट, आपने नहीं बताना, कौन बताएगा वीजिंग और रोंकाई रोंकाई का डिफरेंस क्या होता है? वीजिंग और रोंकाई। सर ऑडिबल होती है ऑडिबल किसको कहते हैं? जो सर आप सामने खड़े हो और आपको वो सुनाई दे रही हो, उसको क्या क्या वो क्या होता है? वो वीज होती है ना। वेरी गुड। और जो आप रंकाई उसी को रंकाई मैम। जो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं वो रोंकाई होती है। वो रॉन्ग का होते हैं एग्जैक्टली। और वीज जो है वो आपको मतलब आप ऑडिबल होती है, आप पेशेंट के सामने खड़े होकर सुन सकते हैं। जी ठीक है। तो इसलिए जो विजिंग है वो आप अगर आपको जो मतलब लाइक के जो अगर आपने जो लॉन्ग केस के अंदर इसको आप एज हिस्ट्री का फीचर भी आप पूछ सकते हैं। उसमें आप पूछेंगे कि छाती में से सीटियों की आवाज तो नहीं आती, तो वो आप उससे बेसिकली विजिंग की हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ठीक है। और साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो आप उनसे जो है वो देख भी रहे हैं, और आप उनको जो है वो मतलब लाइक एज अ फीचर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की आप हिस्ट्री भी ले रहे हैं, ठीक है। तो वही बाकी जो चीज़ें हैं, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का वैसे एग्जामिनेशन जो है वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ जाएंगी। मेनली वो फोकस करेंगी आपकी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड, और फिर जैसे जैसे उसकी सिवियरिटी ज़्यादा होगी इसमें साइनोसिस और क्लबिंग और वो सारा वो मोर मोर टूवर्ड्स सीओपीडी, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ है। बाकी एस्थमा का जो सर एक और ट्रीटमेंट, भी तो इसमें डिफरेंस आता है ना सर ब्रोंकाई और वीजिंग में। मैं आपसे सॉरी मैं समझा नहीं बात, फिर से बोलो। जी सर मैं ये चाह रहा था सर कहना कि रोंकाई और वीजिंग में सर ये भी तो डिफरेंस आता है ना कि रोंकाई में ऐसे जैसे मतलब कि एक सक्रीशन की वजह से आवाज आती है या नहीं प्रोनेडिमा में जो आवाज नहीं 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 नहीं, ब्रोंकाई नहीं इज दी होती सर इसमें नो, रोंकाई। वो तो क्रेपिटेशन होती है ना, या वो क्रेपिटेशन होती है, या वो स्ट्राइडर होता है, या वो हार्श वेजिकुलर ब्रीदिंग होती है, वो रोंकाई मींस रोंकाई, ये रोंकाई है। ये अगर आपको स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं ना, नहीं सर या वो तो है मतलब जी सर इसमें एक जो तो है। पर मुझे था कि रोंकाई भी मतलब होते हैं जो वो सेक्रीशन या क्रैप्स भी होते हैं नहीं कहते हैं मतलब। नहीं नहीं, ठीक क्रेप्स अलग चीज है, रोंकाई अलग चीज है। ठीक सर ठीक ये ठीक। ये आप सिंपल मैकेनिक्स की आवाज में देखे ना, एक मिनट के लिए मैकेनिक बन जाए, तो मैकेनिक के लिए दोनों चीजों में डिफरेंस होगा ना। ठीक सर। तो वो रोंकाई डिफरेंट चीज है, क्रैप्स डिफरेंट चीज है, ठीक है। राइट सर। तो ये बात हो गई। और अच्छा मुझे बताएं कि जस्ट ये बर्ड आई व्यू क्विकली, जो एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज की जाती हैं, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज की जाती हैं?
फिर एक्यूट में सबसे पहले तो ऑक्सीजन है सर, ओके उसके बाद सर नेबुलाइजेशन विद स्टेरॉइड एंड बीटा 2 एगोनिस्ट, उसके बाद सर अमाइनोफेलिन। माइंड इट एक्यूट अटैक के अंदर स्टीरॉइड के साथ नेबुलाइजेशन इज नॉट फर्स्ट लाइन प्लीज। आईवी कर देंगे फिर उसमें। वो आईवी या ओरल है अगर आप गाइडलाइन में जाते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट और एप्राट्रोपियम है। बच्चों में ओके बच्चों में ज्यादा कौन सा है, एप्राट्रोपियम या बीटा 2 एगोनिस्ट छोटे बच्चों में? सर एप्राट्रोपियम देंगे फिर। क्यों? उसकी वजह से, हार्ट रेट की वजह से सर। तो उससे एप्राट्रोपियम से हार्ट रेट नहीं बढ़ता? ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई कई दफा। हाँ जी, आप बताओ आमना, आपको अगर पता है तो। जी सर, मैं एक्यूट और क्रॉनिक के हिसाब से शुरू से बताती हूँ कि नो अगर नो नो नो, एक्यूट आप अभी आपका। एक सेकंड आपसे आपसे जो सवाल पूछा, आप उस सवाल का जवाब दो पहले। बच्चों के अंदर मैं ये सर कहूंगा कि इप्राट्रोपियम दें ना कि सैल्ब्यूटामोल। रीजन? इसका सर इसकी वजह एक तो ये है कि उनका जो सिंपथेटिक सिस्टम या बीटा 2 जो होते हैं वो इतने ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं होते वेरी हैं। गुड, ठीक है नादिर, आप समझ गए, ये ठीक आंसर है। ठीक इसलिए ठीक उसके अंदर इप्राट्रोपियम का ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। ठीक सर, और जो ठीक दूसरे सर। दूसरी वो चीज है, आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो एरिथमियाज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उनका बेस लाइन हार्ट रेट ज्यादा होता है। तो अगर मिसाल के तौर ठीक, पे आप वो दोनों चीजों को, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर जो है वो इप्राट्रोपियम। ठीक है। ओके सर तो जी सर। अब आप बताओ, आमना जो आप बता रही थी बताओ, शाबाश। सर एक्यूट में जब अगर दो दो तरीके के हमारे पास क्राइसिस होते हैं, या तो स्टेटस एस्थमेटिकस होता है या फिर एक्यूट एक्सरसेबेशन ऑफ एस्मा होती है। उसके लिए हमारे पास एक पूरा फ्लो चार्ट होता है जिसमें हम सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। पेशेंट जब अराइव होता है हमारे पास, उसके साथ हम उसको जो है ना वो इंट्रावीनस सैल्बुटामोल जो है ना वो स्टार्ट करवाते हैं, और हाइड्रोकोर्टिसोन की पहली डोज देते हैं 100 mg की स्टैट में। अगर तो वो अगर तो वो उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है तो वेरी गुड, उसको मेंटेनेंस में लेके जाते हैं। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को भी हम जो है वो देते हैं, साथ में इसके निबलाइजेशंस भी कर रहे होते हैं। अगर आपके पास आईवी नहीं है, मसलन आपके पास इंजेक्शंस नहीं है, तो आप उसको निबलाइजेशंस कर सकते हैं। अगर उसे रिस्पॉन्ड करता है पेशेंट तो नहीं, ठीक है। एक सेकंड आपने ये क्या बोला है, मुझे मैं आपकी बात मिस कर गया हूँ। क्या चीज अगर आईवी ना हो तो नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, वो क्या चीज है? सर नेबुलाइजेशन तो कर रहे हैं ना, तो हम लोग साल्बुटामोल आईवी भी दे सकते हैं। देखिए, हाँ वो सही कह रही हैं आप, लेकिन कोशिश करें इसको एंड पे लेके जाए। ठीक है सर। ये वाइवे के रेफरेंस से ये आंसर इतना मजे का नहीं है, क्योंकि आप फंस सकते हैं इस पे ना। तो ये वो ठीक हो गया। क्योंकि ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से ये हो सकता है, लेकिन ठीक है। वाइवे के रेफरेंस से आपने इसको फर्स्ट गो में नहीं बोलना। ठीक है। ठीक हो गया सर। उसमें ये होता है सर कि हम नेबुलाइजेशंस करते हैं बीटा एगोनिस्ट के साथ, जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 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 एगोनिस्ट होते हैं, और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के साथ। और उसके साथ हम आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन स्टैट देते हैं 100 mg के साथ। उसके बाद ये होता है कि अगर तो वो से रिस्पॉन्स करता है तो हम फिर एवरी 6 और 4 to 6 और जो है हम उसको नेबुलाइजेशन देते हैं, ताकि वो उसके साथ उसको बेटरमेंट होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसके बाद हमारे पास आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं हम उसके बाद, जो कि 2 ग्राम स्टैट डोज होती है उसकी। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट अगर नहीं काम करती है तो उसके बाद हम लोग जो है ना सबसे एंड पे आते हैं थायोफाइलिन पे। हाँ जी, थायोफाइलिन पे आते हैं, और उसकी भी स्टैट डोज होती है और मेंटेनेंस डोज होती है। स्टैट डोज में 4 to 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं हम, और फिर मेंटेनेंस डोज होती है। लेकिन अगर वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, देन हम उसको इंटूबेट कर देते हैं और सेडेट पैरालाइज कर देते हैं। ये एक्यूट एक्सेसरबेशन की या फिर स्टेटस सिस्टमैटिकस की वो है, ट्रीटमेंट है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आपने अमाइनोफाइलिन बोला है, तो जी ये क्या, सॉरी, तो अमाइनोफाइलिन देना चाहिए? सर, अमाइनोफाइलिन के ना एक्चुअली जितने फायदे ना उससे ज्यादा नुकसानात हैं, तो उसको हम सबसे एंड पे इसीलिए रखते हैं। अमाइनोफाइलिन का एक और मैकेनिज्म होता है जो अदर देन ब्रोंकोडायलिटेशन होता है, वो क्या होता है?
सर वो चूंकि वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज के साथ कोई इसका हिसाब किताब होता है, ये वो जितना डायफ्राम क्लियर की हो। ये डायफ्राम की टोन को बढ़ाती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक ये ठीक। डायफ्राम की टोन को बढ़ाती है। और आपने सही। मैग्नीशियम जो देते हैं इसके अंदर, उसका क्या मैकेनिज्म होता है? सर मैग्नीशियम जो होता है ना, वो एपिथेलियम को वो करता है, स्टेबलाइज करता है। और और इसके ये तो हो अलावा गया मुझे ना, नहीं याद है। जिसको आप एपिथेलियम को स्टेबलाइज करना कह रही हैं, वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, सॉरी, मेम्ब्रेन तो स्मूथ मसल का की वेजोडाइलेशन, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करता है मैग्नीशियम, यस करता है सर। तो फिर होगा ना इफेक्ट। सर एग्जैक्टली होगा। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैल्शियम का एंटागनिस्ट होता है, तो उससे फिर ये फर्दर स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है। उसके अलावा सर ये एसिटाइल कोलिन की रिलीज को रिड्यूस करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से बीटा रिसेप्टर्स की एंटागने जो सेंसिटिविटी है ना, वो बढ़ जाती है, बढ़ाता है ये। अच्छा, अब आपने आसान सवालों का जवाब नहीं देना, आपने मुश्किल सवालों का जवाब देना है। अब आपसे सवाल है, व्हाट विल बी द इंडिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन इन पेशेंट विद एस्थमा? Sir, patient with GCS less than 8 and the respiratory failure according to ABGs, in which PaO2 less than 50 and PaCO2 less than more than 50, and sir, may patient which who is unable to maintain and with altered sensorium. जी जी, आप ऐसा करें कि न्यूरो एनेस्थीसिया मुझे बता दें। मैं आपसे एस्थमा के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, आप मुझे न्यूरो एनेस्थीसिया की इंडिकेशन बता रही हैं। सर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, और जो है ना जिसका पेशेंट अरेस्ट तक आप इंतजार करेंगे इसके अंदर? साइलेंट चेस्ट वाला पेशेंट, डिटरेशन जो है जिसकी हो रही है देखें, रेस्पिरेटरी। इसके अंदर एक तो पीएफआर का आप बता सकते हैं। दूसरे, आपने जो कॉन्शियस लेवल बोला है वो आपने सही आंसर दिया, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने वो बोला ही नहीं है कि रिस्पिरेटरी अगर अगर साइंस ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर हो, जी सर, ये अगर आपसे ये सवाल वो पूछेंगे ना, तो आपसे ये सुनना चाह रहे होंगे आंसर, ठीक है। जी ये साइंस ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर क्या है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ CO2 हो गई, ठीक है। जी सर, एग्जॉस्ट हो गया पेशेंट। पेशेंट एग्जॉस्ट हो रहा है, और जो अभी अतीक भाई की आवाज आई है स्कर्दू से, साइलेंट चेस्ट, ठीक है। अगर मतलब बिल्कुल उसकी जो, तो वो जो आप बता रही हैं वो सही बता रही हैं, वो तो उसकी इंडिकेशन वैसे ही हो जाएगी ना। वो तो आपने जो बताया वो तो एक जनरल उसकी इंडिकेशन हो रही है, लेकिन अगर पेशेंट आपको लग रहा है एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी जी जो सर, है ना PFR को भी आप बता सकते हैं। PFR इज ऑल्सो वहाँ पे डॉक्यूमेंट है किताबों के अंदर भी, तो आप PFR भी लेस देन मेरे ख्याल 33% अगर हो जाए, लेस देन 33%। जी ठीक सर, है। और उस साथ साथ ये सारे कंपाउंड चीजें आ रही हैं कि जो है ना वो मतलब साइलेंट चेस्ट हो रही है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो रहा है, तो आप उसको इंट्यूबेट कर दें, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपने इंट्यूबेट कर दिया, अब आपकी जो है वो क्या नाम है इसका, ये बात हो गई एक्यूट के अंदर, एक ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा अतीक भाई, कुछ फ्यू वर्ड्स अगर आपसे कोई पूछे, कोई क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए आपको, एक्मो क्या होता है? सर ये इट इज याद द, रखें, आसान सवाल आपने नहीं बताना, आप दोनों के लिए आसान सवाल नहीं है, आप दोनों के लिए मुश्किल सवाल है। सर आसान एक्मो जो सवाल है सिर्फ ना आपने प्रैक्टिस प्रोसीजर करनी। इज अ डिवाइस which there we bypass the lungs, मतलब इसमें सर हम ऑक्सीजन को देते हैं बाहर से, मतलब इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को मतलब लंग्स को बाईपास करके ऑक्सीजन देते होते हैं बॉडी को, एक्स्ट्रा मतलब कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कर्पोरियल देखिए, नाम ही आपको इसका नाम ही बता रहे हैं, ये गोरों ने जो नाम रखे हैं ना, वो नाम ही पैथोलॉजी होती है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो नॉर्मल सेल से बाहर है, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अगर जो पेशेंट के जो लंग्स हैं वो अनेबल टू ऑक्सीजनेट, ठीक है, तो उसके अंदर जो लंग्स का काम है वो आप बाहर आर्टिफिशियल लंग्स से ले रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये बाईपास मशीन की तरह ही होता है, ठीक है। और जो है ना वो मतलब लाइक एक लास्ट रिजॉर्ट होती है, ठीक है, कि टिल द टाइम लंग्स जो है वो किसमें किया जाता है, ARDS में भी किया जा सकता है,
जो बिल्कुल अस्थमा का जो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में है, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनके लंग्स डेवलप नहीं होते, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके अंदर करते हैं। सर हम हर्निया में भी होते हैं सर ये। जी जी सर, जी अगर हम ये कहें कि जो हमारी इनसफिशिएंसी है या रेस्पिरेटरी फेलियर्स हैं, उसका एट द एंड जो हमारे पास ट्रीटमेंट आता है वो एक्मो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मतलब लाइक ये लास्ट रिजॉर्ट होती है, एक लास्ट डिच एफर्ट होती है कि बाकी जो चीजें वो रिवर्स हो जाएं, तो आर्टिफिशियली जो है वो उसको ऑक्सीजनेट करके, ARDS का अंदर इसका रोल आ जाता है बहुत। तो अगर आपको भूल जाए ना, तो आपको मैं बेसिक हिंट बता रहा हूँ, जो लफ्ज होते हैं ना, अक्सर औकात वो लफ्ज ही से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी दिया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल होता है, ये भी आपका क्वेश्चन है ठीक भाई। जी सर, सर ये इसका सर ये पल्मोनरी वेसल की हाइपरटेंशन को सर ये रिड्यूस करता होता है सर। इट इज यूज्ड इन पल्मोनरी, मतलब हाइपरटेंशन में इसके ARDS में यूज होता है, ताकि जो ना जो पल्मोनरी वेसल है दैट शुड बी विजिटलेट। और ये की दी कैसे जाती है ये सर? हाँ सर, नेबुलाइज करवाते हैं। नेबुलाइज करवाते हैं? एक पेशेंट सांस ही नहीं ले रहा होगा तो उसको नेबुलाइज कैसे करवाएंगे? तो नेबुलाइज भी करवाते हैं, IV भी दे सकते हैं, नेबुलाइज भी करवाते हैं। नो, ये IV तो IV कहाँ से होगी ये? इसको मीटर टू देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड IV नहीं देते भाई। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो गैस होती है ना, तो वो सिलेंडर उसको अटैच किया जाता है। वो जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर के साथ, वो वेंटिलेटर के अंदर सेटिंग होती है, वो उसके जरिए, वेंटिलेटर के जरिए दिया जाता है। इस पे जमील भाई कोई रोशनी डालेंगे? जमील भाई आ गए हैं। ठीक कह रहे हैं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, ये बच्चों में खासतौर पे जो जिनमें पुल्मोनरी हाइपरटेंशन है, फाउंटन है, ठीक है, और ऐसी सर्जरी के बाद जो पुल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, तो उनको डिक्रीज करने के लिए इनकी जिस तरह से होती है ना हमारी कैप्नोग्राफी की तरह, इस तरह से इनकी जो है ना वो ट्यूब होती है जो कि फिर सर्किट में लगा दी जाती है। जी, लगाई जाती है, और उसकी डोज जो कैलकुलेट की जाती है उसके ऊपर ही गेज होती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिलेंडर होता है ना, उसमें जो है ना वो फ्रैक्शन डोज होती है, मिनिमम दी जाती है फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि PPM की होती है ना, PPM जी हाँ, पार्टिकल पर जी मिलियन मिलियन में होती है। हाँ जी। अच्छा, अब ये मैं आपको वैसे बता दूं कि इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और जमील ने एक ही हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थीसिया में काम किया है, तो हम लोग तो इसलिए हमें पता है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। लेकिन ये आपसे पूछा, क्योंकि देखिए ना, आप नाइट्रिक ऑक्साइड का नारा लगा रहे हैं, तो किसी ने पूछ लिया कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड दी कैसे जाती है, तो आपको अगर इतना भी पता है ना, तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको, और वो होता क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म क्या होता है? ये जो है ना स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करती है, जो पुल्मोनरी जो वेस्कुलेचर है ना उनकी। ये जहां पर भी ये जाती है, ये स्मूथ मसल की जो होती है ना, उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल, और ये डायग्नोस्टिक यूज किया जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा जमील, जो है ना वो डायग्नोस्टिक राइट रेडिक कैथ लैब में करते हैं। ठीक है, और या फिर ये कि इंटरप्रेटिव अगर कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तो उसको जो है ना पुल्मोनरी प्रेशर कम करने के लिए वक्ती तौर पे जो यूज करती है। मोस्टली कार्डिक कैथ में भी जो है ना वो यूज होती है। जो राइट हार्ट कैथ होते हैं ना, जो डायग्नोस्टिक, उसके अंदर बेसिकली आप, ये हमारे डोमेन से बाहर है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर आपसे नाइट्रिक, मैं आपको सिर्फ जस्ट वैसे ही इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, इन मोस्ट प्रोबेबली कोई इस तरह नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पता चल गया। जी जी सर, मैंने जो रिसर्च आर्टिकल नाइट्रिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़े ना, कोविड में उन्होंने यही बात कही है कि ठीक है ये यूज होती रही है, लेकिन इसका ऐसा जितना कोई बेनिफिशियल नहीं होती है RDS में या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ये कितनी, इसका ड्यूरेशन कितनी देर होगा, शॉर्ट लिव्ड होती है ना, शॉर्ट लिव्ड होती है, ये तो सिर्फ एक बैरियर, सेकंड्स होती है। इसके अलावा जो होता है फिर वो, इसके अलावा कोई चीजें देनी पड़ती है ना, आपने वो कॉज को ट्रीट करना होता है, आपने
इसके अंदर फिर लॉन्ग एक्टिंग, रिलेटिवली लॉन्ग एक्टिंग आप सिल्डेनाफिल या कोई ऐसी चीज पे उनको देते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। हाँ जी, या मिलिरिनॉन देते हैं भैया, मिलिरिनॉन भी देते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन होती है, ठीक है ना, PGI2, तो ये बेसिकली होता है। अच्छा, मैग्नीशियम के बारे में हमने बात कर ली, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है वो हमने बात कर ली। मैग्नीशियम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का है। आपको लेवल्स पता होने चाहिए, लेवल्स कितने कितने होते हैं भाई टॉक्सिसिटी के मैग्नीशियम के? सर थेराप्यूटिक तो 4 to 6 होता है ना। अब आपको इस बात पे, अब आप क्योंकि अब आप हमारे साथ हमें शर्फ बख्शने लगी हैं आमना, तो अब आपको थोड़ी आपकी भी खिंचाई ज्यादा होनी शुरू होती जाएगी। आपने 4 to 6 के आगे कोई यूनिट बताना पसंद करेंगी आप? सर ये होता है मिलीमोल पर लीटर। आर यू श्योर? You are not sure. You are not ये sure. मिली इक्विवेलेंट जी, अब राबिया आ गई, अब राबिया की बारी है। वैसे अरे यकीन करो नुसरत बहुत याद आती है। हमारे जो है ना अभी पिछले में बैच में जितना उसकी भी बर्दाश्त है, और उसको इतना मैंने डांटा है, इतना मैंने उसको टोका है, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत आराम से पास हो गई। एनीवेज, देखिए इसके अंदर आप याद रखें कि मिलीमोल का जो वैल्यू होता है ना, वो मिलीमोल होता है SI यूनिट, ठीक है, और मिलीमोल में जो इसकी वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, और उसके अगला होता है मिली इक्विवेलेंट, और उसका अगला होता है मिलीग्राम पर DL, ठीक है। तो आप ये वैसे आप किसी एक में याद कर लें और वो फिर पक्का याद हो आपको, ठीक है। ये तो मिलीग्राम पर DL है। ये जो आप बता रही है ना, मेरे ख्याल ये आपने क्या बोला है, थेराप्यूटिक कितना बोला है सर? 4 to 6। ये मिली को पता है सर इन्होंने। मिलीग्राम पर DL है ये। नहीं, जो 4 to 6 होगा ना, ये 4 to 6 जो है, ये जो है ना, ये आपका मिली इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और क्या नाम है इसका, जो मिलीमोल के अंदर ये 2 to 4 है, ठीक है ना, 2 to 4 इन मिलीमोल है जो थेराप्यूटिक रेंज। और उसके बाद सबसे पहले कौन सी चेंजेस आती हैं? ECG में चेंजेस आएंगी। ECG आती है सर, ECG में चेंजेस, टेंडन वो रिफ्लेक्सेस, 10 पर आएगा, लॉस ऑफ टेंडन, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। एक मिनट, और उसके बाद सर उसके बाद रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है सर 15 मिली इक्विवेलेंट्स पे, और सर फिर 20 के ऊपर कार्डियक अरेस्ट होता है। ये आप फिर कौन सी वैल्यू बता रही हैं? ये मिली इक्विवेलेंट मिलीग्राम की बता रही है। देखिए बहरहाल मैं यहाँ पर क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन है, तो इसलिए आप ज़हन में रखें, मैं आपको ये बता ही रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, ये इसकी मिलीग्राम, इसकी मैग्नीशियम के लिए। तो आपको ये एक वैल्यूज याद रखें, और उसके साथ आप उसी के साथ आप रेफरेंस याद कर लें कि अगर ये इतना है तो वो कितना होगा, ताकि अगर आपको MCQ के अंदर भी दूसरी यूनिट आ जाए तो आप परेशान ना हो, ठीक है। ये MCQ में भी दूसरा यूनिट आ सकता है, वैसे इंटरनेशनली SI यूनिट जो है वो मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। तो पहले उसकी ECG चेंजेस, फिर उसके बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, फिर उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और फिर उसके बाद इन्ना लिल्लाह, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। तो अच्छा, एक और सवाल है, ये भी सवाल मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। नादिर जी सर, ये बताओ कि रीनल फेलियर और मैग्नीशियम का क्या ताल्लुक होता है? मैग्नीशियम रीनल फेलियर करता है अगर ज्यादा हो? रीनल सर क्या ताल्लुक है इसका? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम क्या रीनल फेलियर करवाएगा अगर मैग्नीशियम लेवल ज्यादा हो गया? सर ये मसल पैरालिसिस तो फिर करता है ना, जैसे अब आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मैंने जी मसल सर का नाम करेगा। लिया, नहीं कैसे सर, करेगा? नहीं करेगा, कैसे करेगा? ये मैंने किसी के मुंह से मैंने सुना था, इसलिए मैं सब लोगों को तंग करने के लिए पूछने लगता हूँ। मैग्नीशियम बेचारे ने कुछ नहीं करना, ठीक है। मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है अगर हम रीनल उसको फेलियर, AKI में नहीं दे सकते, CKF में, इसमें नहीं दे सकते, क्रोनिक किडनी डिजीज वगैरह में नहीं दे सकते। अच्छा, अगर जो है ना अगर रीनल फेलियर होगा ना, तो उसमें मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसमें देना भी नहीं है।
नहीं, आप उसमें डोज रिड्यूस कर देंगे, ना देने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई इसकी इंडिकेशन है, अगर आपकी उसकी कोई इंडिकेशन है तो आप उस हिसाब से टाइट्रेट करके दे सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है। आपने क्या नाम है उसका, ये जो है, क्योंकि वो पेशेंट अगर ऐसे भी होंगे तो वो डायलिसिस पे होंगे ना, तो मतलब exactly. ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा, ये डिपेंड करेगा ना कि क्या इंडिकेशन है, क्या हिसाब किताब। जी सर। ठीक है, तो मतलब पॉइंट लेवल ये है कि जो है रीनल फेलियर के अंदर, रीनल फेलियर नहीं करता ये, रीनल फेलियर में मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसलिए जब आप मैग्नीशियम थेरेपी दे रहे होते हैं तो आपको क्या नाम है उसका, आपको आउटपुट, रीनल आउटपुट, क्या नाम है उसका, यूरिन आउटपुट को आपने मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो सर सीआरएफ में क्यों कम देते हैं सर? यही रीजन है, किडनी काम नहीं कर रहा ना सही। राइट सर, वो फिर एक्सक्रीशन वगैरह नहीं होगी इसी वजह से। मैग्नीशियम को वैसे किस आयन के साथ उसका रिलेशनशिप होता है? सल्फेट के साथ। कैल्शियम के साथ सर। कैल्शियम के नहीं साथ। कैल्शियम एंटागोनिस्ट होता है। कैल्शियम के साथ, कैल्शियम एंटागोनिस्ट होता है। और इसकी जब इसकी थेरेपी देते हैं तो मैग्नीशियम के साथ एक और आयन का होता है रोल, वो कौन सा होता है? तो वो सल्फेट नहीं होता? सल्फेट कहाँ से आ गया भाई? वो तो सिर्फ उसका नहीं, कंपाउंड है, वो तो कंपाउंड है ना, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैग्नीशियम से फिर हम कैल्शियम को चेक करते हैं। नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम। जब आपने हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करना होता है तो आपको मैग्नीशियम साथ देना पड़ता है। ठीक है, ये उसके जो जिस आयंस जो आयनिक चैनल्स होते हैं ना, वहां से इसका लिंक होता है। सही हो गया। ठीक है। तो जब पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं तो उसके साथ मैग्नीशियम को रिप्लेस करना होता है, यानी कि आपने मैग्नीशियम लेवल्स करेक्ट करेंगे साथ, तब पोटेशियम लेवल करेक्ट होंगे। ठीक है, और उसके बाद मैग्नीशियम से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बाकी तो वो उसका रोल जो है वो होता है आपका ये जो है एक्लेम्शिया के अंदर, तो वहां पर भी इसका बेसिकली वही मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बाकी सारी बातें यही कॉमन है और ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स है। ये कोई भी एमसीक्यू का एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। ये आपको जी जी, हाइपर मैग्नीशियमिया को कैसे ट्रीट करते हैं और हाइपोमैग्नीशियमिया को तो अगर आप बताएं। जेड़ा बोले वो कहते हैं, इस पे जमील को ये है, आपको भी समझ आई जाएगी, जेड़ा बोले वही बुआ खोले, जो बोलेगा वही दरवाजा खोलेगा जाके। ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए सर एक तो लेसिक्स दे सकते हैं, लेसिक्स। और इसके अलावा सर इसको हम वी कैन गिव कैल्शियम भी दे सकते हैं सर। और इसके अलावा तीसरा याद नहीं आ रहा मुझे सर। मैं बताऊं? जी जी बताइए। और सर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी तो मॉनिटर करते हुए उसको भी ट्रीट करना है ना सर। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उसको अगर हाइपर मैग्नीशियमिया हुआ है, ठीक है, पहले तो ये कंफर्म करना है। उसके बाद हमने जो ना स्टार्ट करना है हाइड्रेशन से। ठीक है, उसको हमने नॉर्मल सलाइन की हाइड्रेशन देनी है। उसके साथ हम कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, और इसके साथ उसके अलावा हम लेसिक्स दे सकते हैं। और एक और चीज होती है जो मसलन अगर इसके बाद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता ना, तो उसके बाद फिर हम डायलिसिस करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आप दोनों ने एक ही बात बोली है। मैं एज अ प्रिंसिपल आप सब लोगों को कहूंगा, ये इससे कोई हराम नहीं है, लेकिन आप अपनी हैबिट बना लें, अपने लिए आराम कर लें कि नेवर यूज ट्रेड नेम्स, ऑलवेज यूज जेनेरिक नेम्स। ठीक है, तो आई विल नेवर लिसन लेसिक्स फ्रॉम यू, आई ऑलवेज वुड लाइक टू लिसन फ्रूसिमाइड फ्रॉम यू। ठीक है, और आपने बिल्कुल सही बताया है, दैट्स द वे। और आप उसके अंदर अच्छा, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड में क्या फर्क होता है? सर कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा होती है? सर वो अमाउंट नहीं याद, लेकिन सर वो कैल्शियम ग्लूकोनेट में सर कम क्वांटिटी होती है सर। कैल्शियम 10 मिलीकुलर्स का नहीं, उसकी थोड़े जरा सोचें आप, क्वांटिटी नहीं है वो।
सर वो जी मिली सर ये वो देते हैं कैथेटर के अंदर देते हैं और नॉर्मल वेन के अंदर नहीं देते होते नहीं, दिस इज नॉट इसके अलावा सर और मुझे बहुत मायूसी हो रही है। राबिया आप बताओ। सर कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो हम 10 ml देते हैं। आप भी वही जवाब दे रही हो, टू द पॉइंट आंसर देना है भाई, क्या फर्क होता है? सर सर वो कैल्शियम क्लोराइड है, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। और दूसरा ये कि बिल्कुल, एक राबिया है एक अतीकुर रहमान है, ये कोई फर्क नहीं है सर। इसमें 93 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, वो 93 ग्राम आ गई हो ग्राम। भाई, उसको जो देखो मेरी बात सुनो। आप जब एबीजी, मैं एक मिनट जवाब, अब एक मिनट सब लोग खामोश रहे, आप नहीं, राबिया नहीं बताना है। मुझे बताओ जब आप एबीजी देखते हो या जब आप बात करते हो, कौन सा कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है? आयनाइज्ड, करेक्ट, हाँ जी, कैल्शियम। ठीक है, तो ये आयनाइज्ड पोर्शन इसमें ज्यादा होता है। सर इसके अलावा भी एक और बात भी तो होती है कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो लीवर ज्यादा करता है कैल्शियम बनस्पत कुछ कैल्शियम ग्लूकोनेट। एग्जैक्टली, ये भी बात है, ये दोनों बातें सर ये बात बताने लगी थी। 293 जो होता है ग्राम्स जो है ना, वो कैल्शियम क्लोराइड डिलीवर करता है, और जो ग्लूकोनेट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट 93 ग्राम्स पे। और जो अतीक भाई ने बात की है वो भी ठीक है, ठीक है। जो अतीक भाई ने बात की थी कि वो पेरिफेरल लाइन से दिया जा सकता है कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इट इज बेटर टू गिव थ्रू सेंट्रल लाइन, ठीक है। लेकिन बहरहाल बेसिकली दोनों दिए जा सकते हैं। तो ये इसका पॉइंट है, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है। और क्या नाम है इसका, ये जो है हाइपर मैग्नीसीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया में ईसीजी की क्या चेंजेस होती हैं? सर ईसीजी में इसके अंदर जो है ना, पीयर प्रोलॉन्ग होता है, पीयर इंटरवल, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो जाते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया में। और इसके अलावा सर ब्रेडियरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, एवी ब्लॉक्स भी हो जाते हैं। जो सबसे जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया में क्यूटी इंटरवल पे क्या इफेक्ट होता है? सर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है हाइपोमैग्नीसीमिया में, ठीक है, और हाइपर में शॉर्ट एंड हो जाता है, ठीक है जी। और बाकी क्या होता है? प्रोलॉन्ग आपने जैसे बता दिया, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, और हाइपोमैग्नीसीमिया का बता रही हूँ, और टी वेव इन्वर्जन और यू वेव्स एंड पे बन जाती हैं। और अल्टीमेटली के अंदर सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया से लेके जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक। सर यहाँ पे एक जुमला बस, एक नाम, टॉर्सेड पॉइंटेड एरिया। हाँ जी, टॉर्सेड जो है ना, वो टॉर्सेड जो होता है वो उसके ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम दिया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली, और कॉज भी तो कर देता है सर, वो हाइपोमैग्नीसीमिया में होता है ना, हाइपो में। एग्जैक्टली, हाइपोमैग्नीसीमिया में टॉर्सेड्स हो सकता है, और इसलिए इसके ट्रीटमेंट में आप हाइपरमैग्नीसीमिया देते हैं। टॉर्सेड्स के ट्रीटमेंट के रेफरेंस से यहीं पे, क्योंकि देखें ये पढ़ने का तरीका होता है, लिंक एक चीज से दूसरी चीज लिंक होती है। अगर आप जो चीज जहां पर पढ़ लें वहां पर आपको फायदा ही होगा कि मिसिंग लिंक नहीं होगा। टॉर्सेड्स के अंदर ये अगर मैग्नीशियम के अलावा मैग्नीशियम थेरेपी से भी ना हो तो कौन सी चीज की जाती है? ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। मुझे इसकी रीजन नहीं पता, लेकिन इसमें पेसिंग की जाती है, ठीक है जी सर, इसमें कार्डिक पेसिंग की जाती है। तो ये है जी, कहाँ से हमने बात शुरू की थी? एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, ठीक है। अच्छा, सैल्बुटामोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? सर बीटा 2 एगोनिस्ट है। क्या करता है ये? सर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, और जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। वहां पर क्या होती है, कौन सा वो कौन से, मतलब वहां पे साइक्लिक एमपी से रिलेशन होता है ना इसका? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जो इप्राट्रोपियम है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? इप्राट्रोपियम जो है, इप्राट्रोपियम है क्या चीज? एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन है, एट्रोपिन की फॉर्म एंटी। इप्राट्रोपियम की आईवी डोज कितनी होती है?
सर 5 mg होती है उसकी। इप्राट्रोपियम सिर्फ नेबुलाइज किया जाता है। इप्राट्रोपियम ना तो और किसी फॉर्म में नहीं होती। इप्राट्रोपियम इज ओनली अवेलेबल इन नेबुलाइज फॉर्म। ये मैंने जानबूझ के सवाल पूछा। 5 mg को नेबुलाइज करते हैं। 5 mg एसाइलबुटामोल की होती है। और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने वाइवा देना है राबिया और अतीक, व लॉन्ग केस के अंदर आप लोगों से ये भी पूछेंगे सैल्ब्यूटामोल का कितना एम्प्यूल होता है, और जो वेंटोलिन जो है इप्राट्रोपियम का कितना एम्प्यूल होता है, कितने ml देते हैं उसके अंदर। ये भी हमारे एग्जामिनर्स को ये भी सवाल बहुत पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो है वो उसमें वही बात बता दी, हाइपोकलीमिया होगा, टैकीकार्डियाज हो सकते हैं सैल्ब्यूटामोल से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है, और इप्राट्रोपियम है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका एंटीकोलिनर्जिक है। ठीक है। तो वो बेसिकली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को, इप्राट्रोपियम का नुकसान क्या हो सकता है? टैकीकार्डिया सर। टैकीकार्डिया तो है, इसके अलावा एक सिक्रीशंस ड्राई आउट हो जाती है। ठीक है। सिक्रीशंस ड्राई आउट हो जाती हैं। अगर इन सिक्रीशन को ड्राई आउट सिक्रीशन को निकालने के लिए क्या दिया जा सकता है इसके साथ? एन-एसिटाइलसिस्टीन सर। एन-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है। म्यूकोलेटर होता है, वो सिक्रीशन को थिन आउट करता है। मैकेनिज्म पढ़ ले, मुझे नहीं पता इसका मैकेनिज्म, अगर किसी को पता है तो बता दे, क्योंकि मैं वैसे तो वो स्केवेंजिंग वाला इफेक्ट होता है ना, वो फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग होती है जो जहाँ पे किडनी में और लिवर के अंदर जो होता है, वो एसिटाइलसिस्टीन जो है वो वहाँ पर वो नेपक्यू जो होता है उसको जो जिस चीज ने मेटाबोलाइज करना होता है वो उसको वो पता नहीं ग्लूटामीन या पता नहीं इसको बढ़ाता है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है ये मुझे नहीं पता। या ग्लूटाथायोन सर। ग्लूटाथायोन, हाँ सॉरी ग्लूटाथायोन, क्योंकि वो ग्लूटाथायोन तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नहीं लेकिन ये नेबुलाइज में वही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मगर ये कि जब वो ओवरवेलम हो जाती है ना पैरासीटामोल, तो फिर डेफिनेशन हो जाती है। जमील आप ये बताओ ना कि ये इसका म्यूकोलेटर के तौर पे क्या इफेक्ट होता है इसका, ये तो सबको पता है। मेरे सर क्रिस्टल से जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं ना उनकी ब्रेकडाउन करता है। ठीक, इतना मुझे बस क्रिस्टल्स की ब्रेकडाउन करता है। बहरहाल ये कोई कंफर्म कर ले, मुझे नहीं पता इसका। हाँ। या ये आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये कि म्यूकोलेटर साशे के तौर पे ये होता है। अच्छा, इन सारे ट्रीटमेंट्स के अलावा ऑक्सीजन भी कर दी, नेबुलाइजेशन भी कर दिया आपने, मैग्नीशियम भी दे दी, लाइडोकेन का भी रोल होता है। ठीक है। बहुत रेजिस्टेंट हो तो उसके अंदर कैटामीन का भी रोल है। बहुत रेजिस्टेंट हो उसके अंदर आपने अगर वेंटिलेट करना है तो आप साथ इनहेलेशन एजेंट्स दें। इसीलिए जो मॉडर्न एनेस्थीसिया आईसीयू के वेंटिलेटर्स हैं उनके अंदर अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है इनहेलेशनल देने की। ठीक है। और एक्मो की भी बात कर ली, और एक अभी मेरे देखे दिमाग में आते थे बात निकल गई। और क्या चीज? हेलियोक्स का है कोई? हेलियोक्स का अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ज्यादा डेंसिटी करता है, तो वो अपर है, क्योंकि अगर आपने हाई FiO2 की जरूरत है तो आप हेलियम से हाई FiO2 तो नहीं दे सकते ना। ठीक है। तो अभी एक बात मेरे दिमाग में आते आते निकल गई है। अच्छा, जो क्रॉनिक का अभी शायद याद आ जाए दोबारा। क्रॉनिक जो जो क्रॉनिक कह लें या मेंटेनेंस कह लें, एस्थमा की प्रोफाइलैक्सिस के लिए मैंने उसके लिए क्या क्या दवाइयां दी जाती हैं? सर मेथाइलजेंथीन और सल्मेट्रॉल। सल्मेट्रॉल क्यों दी जाती है? लॉन्ग एक्टिंग है सर ये। लेकिन ये मेंटेनेंस के लिए वैसे तो ना हुआ ना ये, वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए जो वैसे जो दवाइयां पहले उनको तो नाम बताएं। मेंटेनेंस के लिए क्रोमोलिन्स, एंटील्यूकोट्रिन्स, जो मोटेलुकास, ज़ेफरलुकास्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं। अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने मेंटेनेंस के लिए जो है वो नहीं बताई है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। थैंक यू। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और फिर उसके बाद ये बाकी चीजें आएंगी जो आपकी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। ठीक है। और जो है ना वो जो है ये, तो ये आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है। थियोफाइलिन का क्या मैकेनिज्म एक्शन होगा? थियोफाइलिन का सर वो क्या कहते हैं,
PDE कोई एंटागोनिस्ट करके नाम था। फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर्स होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर इनहिबिटर्स होते हैं। और इनसे क्या साइड इफेक्ट, क्योंकि देखें आपसे वैसे भी प्रैक्टिकली भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए और साइड इफेक्ट पता होने चाहिए और इंटरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी दवाइयां ना इन सारों का इंटरेक्शन, एरिथमियाज आप बोल सकते हैं, टैकीकार्डिया बोल सकते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट का आपका हाइपरकैलेमिया है, उसकी सिक्रीशंस है, तो आपको ये कोरिलेट करके पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी एस्थमा। एस्थमा से रिलेटेड और कोई हम लोगों ने देखे इसके अंदर सारी चीज़ों को टच कर लिया, फ्लोर वॉल्यूम लूप्स भी आ गया, एबीजीज भी आ गया, एक्सरे भी आ गया, आपका पीएफआर भी आ गया। और फिर उसके बाद जो होता है ना, जो किसी ने बोला था उस टाइम पे ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी को रिस्पॉन्सिवनेस, तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो भी पीएफआर के जरिए देखते हैं, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स के रेफरेंस से देखते हैं, और फिर आपने उसको डिसाइड करना होता है कि आपने उसको एडमिट करना है, आपने उसको आईसीयू में भेजना है, या आपने उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, ये सर एक और सवाल है सर एक बात पूछूं? एक मिनट पहले जी जी पहले एक बंदा पे आमना पूछ ले, फिर अतीक भाई। सर ये मेथिकुलिन टेस्ट का कोई हिसाब किताब था उसमें? मुझे गए बस ये वर्ड याद आ रहा है, लेकिन मुझे अस्थमा के दौरान मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में। नहीं मुझे नहीं पता जी। अतीक भाई आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि सर एक तो मिडल ऑफ द सर्जरी अगर मतलब सर एस्थमा का पेशेंट है, ब्रोंकोस्पाज्म में चला जाएगा, या असर इसका एस्थमा का पेशेंट है, हमें ट्यूब डाली, कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई ट्यूब डली है या नहीं डली। और तीसरा सर क्वेश्चन ये है कि वेंटिलेटरी सेटिंग्स क्या होगी ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी? ये आप बताएं पहले ड्यूरिंग आफ्टर सर्जरी। ये जो सर क्या नाम है इसका, जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपने बताना है और इसका ये भी बताना है। आप एक लम्हे के लिए सोच लें, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। देखिए ये मैंने भी पहली दफा ही देखा है। ये होता है जी ब्रोंको प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, टू इवेलुएट किया जाता है कि रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव योर लंग्स आर। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि evaluate symptoms have diagnosed whether or not you have asthma। ठीक है, ये सर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, उसमें वो डायग्नोसिस के लिए जी डायग्नोस्टिक के लिए होता है ये थ्रू एंडोस्कोपी, यानी सॉरी इनहेलेशन के थ्रू जो है ना ये देते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना वो उसका चेक करते हैं फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ओवर फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड, पीक रेस्पिरेटरी रेट। ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, और ये डायग्नोज होता है कि एयरवे सेंसिटिव है कि नहीं, ये एस्थमेटिक का उसको डायग्नोज लेबल करने के लिए। जी अतीक भाई अब आप बताइए, पहला आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव ब्रोंकोस्पैज्म या पेशेंट यू हैव इंटुबेटेड एंड नाउ देयर इज साइलेंट चेस्ट, यू आर अनएबल टू ऑस्कल्टेट, यही आपका सवाल है ना? जी सर। तो क्वेश्चन सर ये है कि सर बकीरात है कि मैं सर पेशेंट अगर इंटुबेट कर रहा हूँ और मतलब मैंने सर वो डाली और मुझे वो फील नहीं हो रहा कि ये पेशेंट के इंटुबेशन करेक्ट जगह पे है या नहीं है सर। तो सर इसका तो अगर A2CO2 भी नहीं आएगा क्योंकि वो वेंटिलेट ही नहीं होगा, तो कैसे A2CO2 आएगा? नहीं तो इसमें सर देखिए हाँ इसका क्या बताएंगे आप, बताइए। इसका सर ये है कि फॉर एग्जांपल एक तो हमने चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट टेक इट आउट इंटुबेशन का है ना, लेकिन जब अस्थमा का पेशेंट देख रहे हो तो दोबारा आप नीचे जाते हैं और चेक करते हैं कि वोकल कॉर्ड्स के अंदर ही वो ट्यूब पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है। अगर वोकल कॉर्ड के अंदर ट्यूब पड़ी हुई है, आपने कंफर्म कर लिया, दोबारा और दूसरे कॉल फॉर द हेल्प भी कर लें, ऑक्सीजन बढ़ा दें, साथ जो है इनहेलेशन कर लें और देखें कि भाई कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली अगर वो कम नहीं हो रही है, SpO2 कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप राइट साइड पे हो। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली है, अगर वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि बाज़ अगर नज़र की आंखें भी धोखा खा जाती हैं, तो आप में भी कि यू आर इन मतलब स्टमक सर। ठीक है, इसमें और अगर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का कोई जिक्र नहीं किया सर, वो बता दिया इनहेलेशन करेंगे, चीज़ें भी करेंगे, इसमें इनहेलेशन पहले बढ़ाएंगे, इनहेलेशन बढ़ाने के बाद जनरली इसको आहिस्ता आहिस्ता वो हम करते जाएंगे, बाई हैंड पे लेंगे और सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे। सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर दोबारा हम रिस्टार्ट करेंगे और बाकी आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया देंगे और इसको मजीद फर्दर जो है ना इसको डीप करेंगे, तो ताकि तो हल्का फुल्का आना शुरू हो जाएगा A2CO2। तो अगर वो आ रहा है, वो फंसा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है ना इज इन
ब्रोंकोस्पाज्म और उसमें ब्रोंकोस्पाज्म की सर आपने दूसरा क्वेश्चन में ब्रोंकोस्पाज्म का किया था। ब्रोंकोस्पाज्म में ये है कि वी विल सी के पेशेंट जो है ना एक मिनट ये जो आपने सारी बातें बताई है ना, ये सारी बातें बताई हैं, इसके अंदर आपने हीमोडायनेमिक्स का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ आपने इसी के अंदर, क्योंकि यही सवाल से रिलेटेड ही वो आपका दूसरा भी सवाल है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर है ना तो उसके अंदर हीमोडायनेमिक्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया है तो उसके अंदर आपको कोई एक तो ये एट रिस्क पेशेंट होगा, आपने उसको हाई एयरवे प्रेशर्स दिए और अब साथ उसको हाइपोक्सिया शुरू हो गया है, तो यू हैव टू कंसिडर के हो सकता है इसको न्यूमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर होगा तो उसके अंदर प्रोबेबली जो है उसके अंदर एक तो रेजिस्टेंट होगा हाइपोक्सिया, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर साथ उसके हीमोडायनेमिक सिम्टम्स भी होंगे, क्योंकि अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म व्हिच इज कॉजिंग हाइपोक्सिया और सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर हीमोडायनेमिक सिक्वेले भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही सर। तो बाकी इसके अलावा तो चीजें हैं ही हैं, बाकी क्या क्या चीजें सर एक बंदे को दोबारा जो हमारे पास हेल्पर होगा उसको या आप खुद भी सर हाथ पे लेके एक्सकल्टेशन देख सकते हैं कि वेदर इट इज ये दोनों जगह से मतलब ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है, या दोनों जगहों पे ट्यूब जो ना किंक तो नहीं है कहीं, ट्यूब किंकिंग की वजह से भी है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मशीन की वजह से भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो मशीन की मतलब नॉन फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा सर न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, इसके अलावा परमानेंट एम्बोलिज्म भी हो सकता है। तो वी हैव टू रूल आउट लाइक जो है ना हम वी विल डिटैच करेंगे। आपने सिक्रीशंस नहीं बोला, आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब किंक नहीं बोला, आपने एंडोब्रोंकियल नहीं बोला, आपने इनएडिक्वेट एनेस्थीसिया नहीं बोला। सर वो सिक्रीशन का ना उसका बोला था, किंक का ट्यूब बोला था, लेकिन सर ये सिक्रीशन ठीक है, ओके। आपका क्या नाम है उसका, कोई इक्विपमेंट की रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल सर हो सकती है सर। और तो ये सारी चीजें इसके अंदर यही है कि मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिससिटेशन विल गो साइड बाय साइड, 100% ऑक्सीजन, कॉल फॉर हेल्प, करेक्ट द रिवर्सिबल फैक्टर्स, ठीक है। लाइक अगर इनएडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन है, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया इज वन ऑफ द फैक्टर। और अब आपने एक और भी चीज नहीं बोली है, पॉसिबल कॉजेज के अंदर एनाफाइलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो सिनेरियो आपने बताया ना, इस सिनेरियो में इंडक्शन के वक्त ऐसा चीज हुआ है तो यू विल कंसिडर इट टू हैव एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। इंडक्शन के वक्त कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जिनसे रिस्क होता है एनाफाइलैक्सिस का? मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? मोस्ट कॉमन जो है ना सर मसल रिलैक्सेंट, उसमें जो ना आपका इसका मोस्ट कॉमन नहीं है, सक्स इज द मोस्ट कॉमन सर। सक्सामेथोनियम नो, एट्राक्यूरियम नहीं है, सक्सामेथोनियम एंड रॉकरोनियम, ठीक है। सक्सामेथोनियम एंड रॉकरोनियम इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। सर गैसेस भी तो हैं। एट्राक्यूरियम, एक सेकंड, एट्राक्यूरियम जो है, एट्राक्यूरियम कैन release histamine but it is not related much with anaphylaxis, ठीक है। और इंडक्शन से थोड़ी देर पहले एक और मेडिसिन दी जाती है अक्सर औकात, ये प्रैक्टिकली भी पे है, वो कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है? एंटीबायोटिक्स जी, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट एंड एंटीबायोटिक्स आर रिलेटेड टू, ये इसके लिए जो जूनियर्स हैं वो पढ़ें क्या उसको कहते हैं, भला करे, नैप, ठीक है। नैप गाइडलाइंस, नैप 5 जो है ना वो मेरे ख्याल से एनाफाइलैक्सिस पे, नैप 5 या नैप 6, ठीक है। नैप 5 या नैप 6 जो है ना, नेशनल शॉर्टेज प्रोजेक्ट, नैप 5 या नैप 6, आप लोग जो है ना वो जो जूनियर्स हैं वो लोग तो जरूर ये नैप जरूर पढ़ें, ठीक है। उसके अंदर आपको सारा कॉजेज और ये सारी चीजें पता चलेंगी। एक और कौन सी चीज होती है जिससे एलर्जी हो सकती है उस टाइम पे जब आपने इंडक्शन ही की है? लेटेक्स एलर्जी, ठीक है। तो लेटेक्स को भी आपने कंसिडर करना है। बाकी प्रोपोफॉल आपने बोला है नादिर, ये फर्स्ट, इट इज नॉट द फर्स्ट रीजन फॉर एनाफाइलैक्सिस, ठीक है जी। और
अभी किसी ने मुझे इनहेलेशनल एजेंट का नाम लिया था, तो इनहेलेशनल एजेंट में सबसे ज्यादा किससे चांसेस है, सबसे कम किससे चांसेस है? ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा होगा? डिस्फ्लोरेन। सबसे पहले आइसोफ्लोरिन। डिस्फ्लोरेन नहीं होगा? आइसोफ्लोरिन होगा मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा इरिटेंट आइसोफ्लोरिन है, उसके बाद डेस्फ्लोरिन है, उसके बाद सीवोफ्लोरिन और सबसे कम हेलोथिन। ठीक है, सबसे सर पहले सर वो है डिस्फ्लोरेन है सर। डेस्फ्लोरिन है। ओके ओके। और वैसे वैसे अच्छा, एक और भी अपनी कंफ्यूजन को आप दूर कर लें। ये इंडक्शन के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, बाकी जितने रिलेशनल एजेंट्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद डोज रिलेटेड ब्रोंकोडायलेटेशन। तो जितनी ज्यादा आप डोज बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा ब्रोंकोडायलेटेशन होती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये नहीं है कि आप इनहेलेशन एजेंट यूज ही नहीं करेंगे। अभी किसी ने थायोपेंटोन का लिखा है, थायोपेंटोन से क्यों थायोपेंटोन से होती है जो प्रोपोफोल से नहीं होता? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद थायोपेंटोन व्हिच डज नॉट अकर विद प्रोपोफोल? वो क्या चीज होती है? जी सर, इंट्राआर्टेरियल अगर लग जाए तो क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाते हैं, तो सर पेन और इस्कीमिया काज होता है सर, यही है ना? नहीं, इसका इससे क्या ताल्लुक है? अब आपसे आपने उसको आईवी आर्टीरियल इंट्रा आर्टीरियल पहुंचा दिया। अब इस वक्त यहाँ पर 23 लोग मौजूद हैं, किसी ने आज तक आप लोगों ने इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन देखा है? नहीं। तो कॉमन चीज बतानी है नादिर, बताइए। इसका आंसर अभी आसिम भाई ने लिखा है। जो प्रोपोफोल होता है वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करता है। ठीक है, राइट। जो थायोपेंटोन होता है वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद ब्रोंकोस्पैज्म फॉलोइंग एयरवे मैनिपुलेशन। So that is the problem difference between propofol and thiopentone. ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि केटामीन से रिलेटेड, केटामीन को लोग बड़ा अनाउंस करते हैं कि जी केटामीन से ब्रोंकोडायलेटर, पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर। नो, ठीक है, ओके फाइन। व्हाट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू केटामीन व्हिच इज नॉट गुड इन एस्थमेटिक पेशेंट? वो क्या है सर? सिक्रीशन बढ़ाता है, सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सिक्रीशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, उसके अलावा अब जो है वो वेंटिलेटर की बात की थी, तो जी अतीक भाई बताइए वेंटिलेशन में आपके ख्याल से क्या कुछ करना चाहिए? सर वेंटिलेटर में सर चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वो होती है, मतलब रिटेंशन होती है, तो उसको बार बार करने के लिए आपको सर आई ईयर रेशियो को मतलब जो देखिए अतीक भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। आज हम लोगों ने सीओपीडी को टच ही नहीं किया। नहीं सर, ये सीओपीडी की बात नहीं कर रहा मैं, एस्थमा की बात कर रहा हूँ। एस्थमा में CO2 कहाँ से ज्यादा होती है सर? ज्यादा इसमें इसमें अच्छा सर, इसमें सर आई रेशियो को बढ़ाते हैं सर, मतलब एस्पिरेशन को बढ़ाते हैं। आपने नहीं CO2 सर, का नाम लिया था आपने। अच्छा सर मैं टेक वही वर्ड्स बैक सर। एक आई फौरन वापस ले ले। अच्छा, इसमें सर जो उसमें सर टोटल वॉल्यूम देते होते हैं, और सर पीप जो है ना नहीं देते सर। और इसके अलावा सर इसमें जो है पीप की आपको पहले भी, आपको जब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी, आपको मैंने बताया पीप को क्या प्रॉब्लम करेगी, पीप से क्या मसला होगा? पीप का सर ऑटो पीप ऑलरेडी जनरेट हो सकती है ना सर। ऑटो पीप का ट्रीटमेंट क्या होता है? जी राबिया आप बताओ। राबिया है, चली गई है। हाँ जी राबिया। जी सर। ये पहले भी एक दफा डिस्कशन की थी। व्हाट इज रोल ऑफ पीप इन एस्थमा, एस्थमेटिक पेशेंट? सर उसको ऑक्सीजनेशन को बेहतर करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, नहीं लेकिन अतीक भाई कह रहे हैं कि ऑटो पीप डेवलप हो जाती है तो उसमें पीप नहीं देते। सर इतनी कह सकते हैं कि उसको कि ऑक्सीजनेशन बेहतर हो, बट इन नॉट इन एक्सेस ऑफ के उसको उसकी वेंटिलेशन को प्रॉब्लम करे। तो जो होता है ना, जो इंट्रिंसिक पीप जो डेवलप हो जाती है
जी ठीक है, सर। जिसको ऑटो पीप भी कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट होता है एक्सट्रिंसिक पीप, आपने एक ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना होता है पीप। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। ये सीओपीडी में भी बाय द वे इसमें यही है, इसके लिए सीओपीडी और एस्थमा के अंदर दोनों के अंदर यही चीज है। पीप इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद एस्थमा। देनी होती है और लेकिन नॉट इन एक्सेसिव अमाउंट, उसको इतनी देनी होती है कि ऑक्सीजनेशन मेंटेन हो, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं डेवलप हो। और उसके अलावा जो ऑटो पीप को काउंटर एक्ट करने के लिए हमने आई रेशो में जो एक्सपायरी टाइम होता है उसको प्रोलॉन्ग करना होता है, और टाइडल वॉल्यूम देना होता है, लो रेस्पिरेटरी रेट रखना होता है। और अगर ये फिर भी ऑटो पीप फिर भी डेवलप हो रही है पैरामीटर्स के बावजूद, तो हमें सर्किट डिस्कनेक्ट करके मैन्युअली उसको डिफ्लेट करना होता है। मतलब उसके जो लंग्स हैं उनको करेंगे हम, क्या कहते हैं, लंग्स को मैन्युअली डिफ्लेट करेंगे और फिर उसको जो है ना हम अगेन कनेक्ट करेंगे। These are the ways to for parameter for mechanical ventilation and ways to prevent from auto PEEP. और दूसरी बात ये कि जो लोअर ये जो रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे। देखें इसमें बेसिकली आपने यही बताया ना कि एक्सपिरेटरी टाइम को प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक पीप डेवलप हो रही है उस इंट्रिंसिक पीप को करने के लिए आप उसमें एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ पीप आप देंगे। बहुत आप हाई लेवल के पीप नहीं देंगे, लेकिन आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ पीप आपने देना है टू काउंटर एक्ट इंट्रिंसिक पीप, ठीक है। और बाय द वे एक और ध्यान में रखें बात आप कि जो नॉर्मल एस्थमेटिक पेशेंट्स है इसमें अगर वो अटैक में नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ एक्सपिरेटरी टाइम आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रखेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल सर, जी सर, जी सर। और अतीक भाई मुझे बात बताइए, अब आपसे बहुत आसान क्वेश्चन है कि इंट्राऑपरेटिवली आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें आपको ये सब कुछ वेंटिलेटरी सेटिंग को चेंज करने की जरूरत है। अतीक भाई चले गए जी। एक्सपिरेटरी होल्ड के अंदर पेशेंट को चेक करना, एक तो एयरवे प्रेशर्स बढ़ रहे होंगे, दूसरा एक्सपिरेटरी होल्ड देखिए ना, आसान चीज पहले बताएं, पीक प्रेशर्स बढ़ेंगे ना और आपको एंड टाइडल CO2 में पता चल जाएगा। वहां पर तो वो आपसे इतनी मुश्किल डिटेल में आप खुद अपने आप को फंसाना चाहे तो फंसाना चाहे। ये तो बहुत कम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बात। आपका सबसे पहले क्या होगा, पीक प्रेशर्स बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में दे रहे हैं तो एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम अचीव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और आपने एक्सपिरेटरी टाइम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे आप। CO2 हो सकता है, CO2 लेवल बढ़ना भी शुरू हो सकता है अगर प्रॉपरली एक्सपिरेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये उसकी चीज होगी। तो आप एक्सपिरेटरी टाइम को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन रखना है। आपने वो तमाम फैक्टर्स को अवॉइड करना है कि जिनकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो उसकी है इंट्यूबेशन भी और एक्सट्यूबेशन भी आप एक एडिक्वेट प्लान में करेंगे। एक्सट्यूबेशन जो है वो या आप उसकी डीप एक्सट्यूबेशन करेंगे या आप उसकी फुली अवेक एक्सट्यूबेट करेंगे विद ब्लंटिंग ऑफ एयरवे रिफ्लेक्सेस, ठीक है। लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में आप उसको नहीं मैनिपुलेट करेंगे। अगर जहां पर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब के बजाय आप LMA या आईजेल यूज कर सकते हैं तो आप वो यूज करेंगे। तो ये नहीं कि दीज आर द स्ट्रेटजीज टू बी यूज्ड इन पेशेंट विद अस्थमा, ठीक है। हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं कॉमनली? सर मॉर्फिन, एट्रोक्यूरियम और मॉर्फिन और इसके अलावा जी एनीवन? सक्सामिथोनियम, ठीक है। सक्सामिथोनियम से हिस्टामिन रिलीज होती है जी सर। इवोक्रारिन जो है ना वो सबसे ज्यादा करती है। इवोक्रारिन सबसे ज्यादा करती है, ठीक है। और इसके अलावा गैसेस में भी होती हैं। अगर आइसो को आप बहुत डोज डिपेंडेंट होती है वो भी हिस्टामिन रिलीज कर देती है। आइसोफ्लोरिन आई डोंट नो,
मुझे नहीं पता। पैथिडीन जमील है, हिस्टामिन रिलीज करती है या पैथिडीन टैकीकार्डिया करती है? टैकीकार्डिया करती है ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक, उसकी रिसेप्टर पे करती है, और ये पैथिडीन भी करते हैं, रिलीज करती है, मगर लेस देन मॉर्फिन जो है। ओके ओके, तो ये है जी आपका सारा एस्थमा के बारे में। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी बाकी सर इसमें अगर हम पेरिफेरल ब्लॉक्स के बारे में भी बोल सकते हैं ना कि एस्थमेटिक, मतलब देखें जहाँ पे जीए होगा, जीए से हट के जो है वो फिर ये चीजें क्या नाम है इसका सर, हेमाटोमा ब्लॉक क्या होता है? आई एम सॉरी, हेमाटोमा ब्लॉक पता नहीं यार, ये कहाँ पढ़ा है आपने भाई? पता नहीं सर, कल मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, वो डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता तू क्या कह रहा है, पता नहीं। जी किसी को पता है तो बता दे भाई। हेमाटोमा ब्लॉक? जी सर, मेरा ख्याल है कि हीमाटोमा ब्लॉक के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, क्लास खत्म कर देनी चाहिए आज के लिए मेरे ख्याल। ठीक है तो नहीं, मुझे नहीं पता यार, आई एम सॉरी। ये था जो मतलब फिर मैंने मतलब उसमें से नेट से देखा, लेकिन मुझे कंफर्म फिर भी नहीं हुआ। ये था कि सर इसमें जो ये आर्थो वाले रिडक्शन वगैरह करते हैं ना सर, वो क्लोज फ्रैक्चर की बोन की, तो वहां पे पहले ये एस्पिरेट करते हैं हीमाटोमा को, उसके बाद फिर यहीं पे लोकल इंजेक्ट करके तो उसको रिडक्शन या पेन फ्री करते हैं। फिर ये मैंने पढ़ा था, रिफ्ट पे भी करते हैं और लोअर लिम्ब पे भी और इस तरह अपर लिम्ब पे। सर पता नहीं यार, ये देखे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई अल्लाह का वली इस तरह का सवाल आपसे पूछ भी लेगा ना, तो वो आपको इस सवाल में फेल नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे आपको सॉरी रिवाइज कीजिएगा, मैं जरा डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है जी, क्या हेमाटोमा ब्लॉक का क्या बात कर रहे थे? हाँ हीमाटोमा ब्लॉक पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। तो आई होप कि जी हम लोगों ने एस्थमा से रिलेटेड कुछ ना कुछ कवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह जो मतलब सीओपीडी और जो थोरेसिक एनेस्थीसिया से रिलेटेड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स और वो है इंशाल्लाह फिर वो कल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि सीओपीडी के अंदर बहुत वो पिंक पफ और ब्लू ब्लोटर्स पढ़ के आए, वो बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो कल इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।